Hello everyone, my name is Aman Bilgrami and we are starting this new and exciting journey of class 10th chemistry syllabus, and I hope that this turns out well and you people would like it. So first and foremost हम सबसे पहले यहाँ पर जो 10th क्लास का हमारा सिलेबस है उसके बारे में हम देखते हैं। उन्होंने सिलेबस को 5 फंडामेंटल यूनिट्स में, पूरा साइंस के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट साइंस सिलेबस। सो देर आर 5 यूनिट्स, दे हैव डिवाइडेड द सिलेबस इनटू 5 यूनिट्स। फर्स्ट इज केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, जो कि जिसकी हमारे फाइनल एग्जाम में 25 मार्क्स की वेटेज रहेगी। ये मेनली केमिस्ट्री का पोर्शन है, लाइक दिस केमिस्ट्री पोर्शन। देन वर्ल्ड ऑफ लिविंग इज देयर, दिस इज मेनली द बायोलॉजी पार्ट। Then third is natural phenomena and effects of current. ये like these are mainly physics part. This is physics. Fifth one is natural resources. You can say it is related to general science. या जनरल पार्ट है, यूजुअली फिज़िक्स वाले ठीक है इसको डील कर लेते हैं, बट दिस इज़ जनरल पार्ट। यहाँ मैंने जो फाइनल हमारे एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम्स, उसमें वेटेज भी लिखी हुई है कि क्या है, कैसी चीज़ें। यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट फिर 20 मार्क्स का होगा। इसी में जो 80 मार्क्स का है उसमें जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन और वो सारे भी उसी में इंक्लूडेड हैं, ठीक। तो प्रैक्टिकल स्किल्स पे बेस्ड जो रहते हैं। अब क्योंकि ये जो लेक्चर सीरीज़ है मेनली केमिस्ट्री को टैकल करेगी, तो आइए केमिस्ट्री के हम सिलेबस के बारे में सबसे पहले देखते हैं। जो क्लास यूनिट 1 लिखा हुआ है, यानी सारी कंप्लीट केमिस्ट्री का क्लास 10th का सिलेबस क्या है। तो देखिए, देयर आर 5 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। देयर आर 5 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री इन आवर सिलेबस। The first chapter, it is very important, chemical reactions and equations। शॉर्ट में लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर फिर एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स है। थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, जो 8th क्लास में भी पढ़ा था। फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। फिफ्थ चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर हम पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। अप्रोच मेरी बहुत सिंपल रहेगी। हम पहले एकदम फंडामेंटल्स को कवर करते हुए, हमारी साइंस की बुक, एनसीईआरटी की बुक, उसको कवर करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और फिर बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कवर करेंगे। साथ ही साथ में सब कुछ क्लास 10th का कवर करने के बाद में everything will be taken care of here, including questions and everything। फिर हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं बता दूंगा कि एक्स्ट्रा है, मतलब हैं 10th के उस चैप्टर से रिलेटेड ही, मगर एक्स्ट्रा है, ताकि हमारी आगे के लिए भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप होने लगे। वो ऑप्शनल होंगी, जो लोग बहुत ही जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं कि हाँ हमें आगे साइंस ऑप्ट करनी है, आगे एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, इंक्विजिटिव है आप, तो वो लेक्चर आप देखिएगा और उनको फॉलो कीजिएगा। और अगर नहीं है तो फंडामेंटल्स तो हमारे हमेशा कवर होंगे ही होंगे। तो विद दिस नोट वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पर पता होना चाहिए दैट व्हाट डू मीन बाय अ केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज से हम मे भी चीज़ें समझते हैं कि कोई चीज़ यार फिज़िकली उसने अपनी स्टेट बदल ली। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स फंडामेंटल क्लासिकल स्टेट्स रहती हैं हमारी, क्लास 9 में पढ़ा है हमने। तो किसी ने चीज़ ने फिज़िकल स्टेट बदल ली कि भाई कोई बर्फ़ थी वो आपके पिघल गई, पानी बन गई, तो वो तो फिज़िकल चेंज है। बट कुछ केमिकल चेंजेस का भी कुछ मतलब होता है। तो केमिकल चेंज का क्या मतलब होता है, पहले तो आप यही समझने की कोशिश कीजिए। और हमारे आसपास आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे केमिकल चेंज हमको नज़र आ रहे होते हैं, जिन पे हम आइए ध्यान देते हैं। कभी उसको उस नज़र से नहीं देखा, बट ध्यान देते हैं। एक सेब हमने काटा हुआ है, फ्रेशली कट एप्पल, थोड़ी देर के बाद में वो ब्राउन हो जाता है, ठीक। आप करके देखिए, सेब कटा है, 10-15 मिनट बाद आके देखेंगे तो उस पर ब्राउनिश सी लेयर चढ़ गई। क्यों? एक केमिकल रिएक्शन हुआ। सेब के अंदर आयरन रहता है, इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को, स्पेशली, वैसे तो रोज़ खाना चाहिए सेब, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। वाइटामिन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, आयरन रहते हैं, फाइबर रहता है, सेब का छिलका जो रहता है उसमें फाइबर रहता है।
तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है, ब्लड बनाता है, आइज़ के लिए अच्छा है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो जो पुरानी सेइंग है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो कोई गलत बात नहीं, रोज़ खाना चाहिए। एक सेब आपको रोज़ खाना चाहिए, बिल्कुल हर किसी को, पर पर्सन 1 एप्पल एवरी डे। तो वो ब्राउन हो जाता है, क्यों? अभी हम देखेंगे उसमें आयरन जो रहता है वो ऑक्सीडेशन, एक केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक, फिर दूसरा एग्जाम्पल कि आप कुछ आयरन के, कुछ लोहे के पार्टिकल्स को लें, लोहे के कुछ पीसेस लें, उनको जो है कील ही ले लें, नेल को मतलब कील ले लें, वो भी लोहे की बनी रहती है, और जो है या फिर तवा आप देखिए लेंगे, वो उस पर जंग लग जाता है। रस्ट का मतलब कोरोजन हो जाता है, जंग लग जाता है जब अगर बरसात में ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखें ज़्यादा टाइम के लिए, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक, मोमबत्ती है, जब हम अगर जलाते हैं तो वो CO2, मोमबत्ती जलाते हैं, एक तो वो ख़त्म होती जाती है और वो नई गैस एक दूसरी बनाती जाती है, दूसरा कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हम फ्यूल वगैरह बर्न करते हैं, लकड़ी हुई, कोयला हुआ, केरोसिन हुआ, पेट्रोल हुआ, LPG हुआ, तो वो भी आपके दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होती हैं, केमिकल रिएक्शन कराती हैं। खाना का बनना, ऑफ कोर्स अपनी स्टेट बदल लेते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है। खाना डाइजेस्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, बॉडी के अंदर, वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। दूध को हम गर्मी में अगर फ्रिज में ना रखें, खुला छोड़ दें, तो वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है और बाद में तो वो फिर आपके दही बन जाता है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक, ग्रेप्स जो है, अंगूर से शराब बनाई जाती है, सड़ जाते हैं फर्मेंट करके, केमिकल रिएक्शन है। हम सांस लेते हैं, आलोम विलोम नहीं कर रहा हूँ मैं, सांस लेके दिखा रहा हूँ, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो इन सारे केसेस में जो आपके सब्सटेंस है, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ही आ रही है जो कि आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। हाँ, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये पूरे जो हमारे हर लेक्चर जो रहेगा उसकी PDF आपको, जो चैनल है हमारा YouTube चैनल, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपके लिंक शेयर है उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उस लेक्चर की PDF फाइल डाउनलोडेड होके मिल जाएगी। इसके अलावा मैं और आगे क्वेश्चंस और इन सारी चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट करूँगा धीरे धीरे, बट अभी तो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। तो विद दिस लेक्चर ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो यू कैन फाइंड द PDF फाइल। ये नोट्स टाइप के हैं आपके, बट कुछ कुछ चीज़ें आप कॉपी में बनाएं और लिखें भी, ताकि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन रहे हमारे पास में। ठीक, तो जब भी जो है वो क्या कहते हैं, सब्सटेंस की नेचर और आइडेंटिटी जो सब्सटेंस की वो बदल जाती है और वो कुछ उनके अंदर परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं, वो नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब ये देखिए, केमिकल रिएक्शन, क्या केमिकल चेंज किसे कहते हैं, वो डेफिनेशन आ रही है इसकी, ये कॉपी में लिखें तो बेटर होगा। व्हाट डू मीन बाय अ केमिकल चेंज, व्हाट डू मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, केमिकल रिएक्शन से? तो बहुत अच्छी डेफिनेशन आ रही है, व्हेन डिफरेंट सब्सटेंस रिएक्ट एंड न्यू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट नेचर एंड आइडेंटिटी। नया कंपाउंड बन रहा है, कंपाउंड की यूनिक आइडेंटिटी होती है, नया कंपाउंड बन रहा है, तो न्यू सब्सटेंस, ठीक, हैविंग डिफरेंट नेचर एंड आइडेंटिटी आर फॉर्म्ड, वी से अ केमिकल रिएक्शन हैज़ अकर्ड। ये रेड से जो भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ था रेड से, इसको प्लीज़ आप अपनी नोटबुक में कॉपी करें। व्हेन डिफरेंट सब्सटेंस रिएक्ट एंड न्यू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट नेचर एंड आइडेंटिटी आर फॉर्म्ड, वी से केमिकल रिएक्शन हैज़ अकर्ड। केमिकल रिएक्शन से हम एक्चुअली में समझते क्या हैं वो हम देखते हैं, और केमिकल रिएक्शन का पता कैसे चलता है। तो केमिकल, वही फिर से सेम चीज़ आ रही है, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से नोट डाउन करें। अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक चीज़ का दूसरी चीज़ में, केमिकली वो कोई दूसरा कंपाउंड बना ले रहे हैं। ठीक, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टी के साथ में बनते हैं। आइए, हमारी सबसे ज़्यादा देखिए, ये लेक्चर या कुछ भी हो वो हमारी साइंस की बुक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो हमारी NCERT की बुक है
और उसको ही हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, बट उसको बेस बांधते हुए हम पूरी अपनी इमारत, पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। तो वहाँ पर एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.3 दे रखी हैं, तो उनको हम समझते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी 1 जो कि हमारी साइंस की बुक में दे रखी है, आइए उसको देखते हैं। उन्होंने कहा है कि मैग्नीशियम रिबन, यानी मैग्नीशियम थोड़ा सा एक इस टाइप से आप ले लें, जैसे कोई स्केल रहता है हमारा छोटा वाला, स्कूल में यूज़ करते हैं, वैसा मैग्नीशियम आपने ले लिया। ये रिबन से आई मीन टू से कि जैसे कोई छोटा सा पोर्शन आपने मैग्नीशियम रिबन से, उनके कहने का मतलब कुछ इस टाइप से है, ठीक, लेट मी शो इट टू यू, कि ऐसा कोई आपने ये हल्का सा मैग्नीशियम का फ्लेक ले लिया है, उसी को मैग्नीशियम रिबन बोल रहे हैं, ठीक। स्ट्रिप मैग्नीशियम की से 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लगभग 2-2.5-3 सेंटीमीटर होगा, ऐसी स्ट्रिप ले लिए, ठीक। ये देखिए क्या कहा हुआ है, क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। रेगमार आता है, रेगमार का आता है जब अगर घर में कभी वाइट वॉशिंग हो रही होती है तो पहले दीवारें रगड़ते हैं वो, सैंड पेपर, उसी को रेगमार्क बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैग्नीशियम रिबन को पहले आप रगड़ लें, पहले रगड़ लें, ठीक। क्यों रगड़ लें भाई, मैग्नीशियम में रगड़ना क्यों है भाई, रगड़ के चमका लें क्या, कोई जूते पॉलिश कर रहे हैं क्या, वाई? कमेंट्स में लिखिए, ये लिखिए क्यों रगड़ लें, क्यों रगड़ लें, सैंड पेपर से क्यों रगड़ लें, क्यों रगड़ने को कहा है, सोचिए, हर चीज़ सोचना है, साइंस पढ़ रहे हैं। फिर वो मैग्नीशियम रिबन जो है वो उसको आप एक मतलब क्योंकि गर्म करने वाले हैं तो भाई हाथ से तो यूँ जला नहीं देंगे आप रोटी बनाने के लिए कभी आप देखिए किचन में रोटी बन रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बनाने लग जाइए, मगर देखिए तो रोटी को वो उठाने के लिए जब गरम करते हैं, इधर पर फ्लिप करते हैं, तो एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टोंग और हिंदी में बोलते हैं चिमटा। तो यूँ चिमटे से वो इस टाइप से फोरसेप टाइप का रहता है, वो यूँ उठा के यूँ फ्लिप करते हैं, क्योंकि गरम रोटियां तो यूँ उठा के हाथ वाथ जल जाएगा, जब बन जाती है तो फिर वहीं चिमटे से यूँ उठा के फिर यूँ कैसरोल में डाल दी जाती है। या फिर बहुत से लोग जिनके गरम गरम खा रहे होते हैं वो यहीं से यूँ उठा के यूँ प्लेट में डाल देते हैं कि लो भैया लो खाओ। तो वही टोंग जिसको हम चिमटा बोलते हैं, ये मैग्नीशियम रिबन इन्होंने यहाँ पर रखा है और उसको बर्नर से गर्म करने, ये खुद से नहीं करना है ऑफ कोर्स, ठीक, कि आप टीचर के सुपरविज़न में करना है, वरना लैब वगैरह में लोगों ने किया था कि इधर उधर आग लगा ली और ठीक अपने हाथ को बर्न कर लिया, इधर उधर सब केमिकल वगैरह जला दिए, ऐसी की तैसी कर दी। तो ज़्यादातर 10th क्लास में अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ साइंस के टीचर तो अच्छे, स्कूल तो देखिए सभी अच्छे होते हैं, टीचर अच्छे बुरे होते हैं, टीचर थोड़े से जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं कि हाँ बच्चों को हम दिखाएं, पढ़ाएं, आपके जेन्युइन नॉलेज दें, तो वो एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर दिखाते हैं क्लास में, भले 20 सेशन में कभी एंड में ऐसा ही ले चलें कि आज आइए हम आपको आज एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। तो मैग्नीशियम को यहाँ बर्न कर रहे हैं, नेचुरल सी बात है कि हवा है आसपास, भैया हवा है या नहीं, हवा चाहिए सबको या नहीं, तो वो हवा में मैग्नीशियम को आग मिली, हवा मिली, वो उनके साथ में रिएक्ट करके यूँ टप 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 यूँ एकदम ये फ्लेक्स गिरने लगते हैं, एकदम झड़ने सा लगता है मैग्नीशियम जलने के बाद में। और फिर उस नीचे हमने जो है वो क्या कहते हैं कि एक आपके ऐसी ग्लास की डिश ले ली थी, वॉच ग्लास कहते हैं उसको, ताकि जो गिर रहा है वो देख सकें। तो एकदम जो है वो यहाँ पर ये वाइट कलर का पाउडर टाइप से जमा होने लगता है, और मैग्नीशियम जो कि एकदम गोल्डन कलर का था, हवा की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया, उसने केमिकल रिएक्शन किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया और वो नीचे पाउडर फॉर्म में गिरने लगा वाइट कलर। तो यही आइए यहाँ पर देखिए कॉशन उन्होंने दिया हुआ है कि भैया खुद मत करना, टीचर के साथ में करना या किसी एक्सपर्ट कोई लैब सुपरवाइज़र हो, मतलब खुद नहीं कर सकते आप अभी जब तक प्रैक्टिस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है बट प्रैक्टिस नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि आप पहली बार किचन में घुसेंगे रोटी बना लेंगे, ठीक, आप पहले ज़रा देखेंगे, एक आध रोटी बनाएंगे ये वो, उसके बाद में धीरे धीरे एक्सपर्टाइज आएगी। ये थोड़ी कि पहले दिन घुसे और मैं हाँ पूरी बारात के लिए रोटियां बना के बाहर निकल गया, हाथ पांव जला के आएंगे बाहर आप। तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम, मतलब एक एकदम खूब चमक के साथ में जलता है और वाइट पाउडर में, ऐसे राख जैसे पाउडर में बदल जाता है। वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का है।
ठीक। फिर उसके बाद में उन्होंने और बात लिखी हुई है कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है, वो लिटमस को रेड कर देगा, ब्लू कर देगा, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक, वो अभी के लिए नहीं है। लिखा हो तो ज़रूर है, मैच्योर ऑडियंस के लिए लिखा हुआ है, बाकी लोगों के लिए सेकंड चैप्टर में सब डिस्कशन होगा। अब ये देखिए यहाँ रिएक्शन क्या हो रहा है, ये Mg सिंबल है किसका, मैग्नीशियम का। ऑक्सीजन ऑब्वियसली हवा में अवेलेबल है, और जब गर्म किया उसे बर्नर ने हीट प्रोवाइड करी है। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, हीट करना। अभी एरो एरो क्या होते हैं सब बताऊंगा। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिल के क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। वही जो ये जो नीचे यूं गिर रहा था सफ़ेद कलर का, ठीक, वो यही था मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में हीट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर ली। तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। दो चीज़ों ने कंबाइन करके एक तीसरी नई चीज़ बनाई है। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। आइए एक्टिविटी 2 देखते हैं। एनसीईआरटी की बुक, कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटी 2 एनसीईआरटी किताब की बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये भी, कि केमिकल रिएक्शन उन्होंने कहा है कि लेड नाइट्रेट, एक वेसल में मैंने लेड नाइट्रेट ले लिया, दूसरी वेसल में मैंने पोटेशियम आयोडाइड ले लिया। लेड नाइट्रेट है, ये क्या है, दूसरा वाला क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। अब इन दोनों को मिक्स किया, यानी भले ही इसको इसमें डाल दो या इसको इसमें डाल दो, यानी दोनों को एक बड़े से उसमें एक में दूसरे को मिक्स कर दो। ये है भाई, एक में आप पानी ले लीजिए, दूसरे ग्लास में जो है आप कंसनट्रेटेड मान लीजिए कोई टैंग ले लीजिए, रूह अफ़ज़ा ले लीजिए, शरबत ले लीजिए, रसना ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए। तो अब फिर क्या होगा, आइए यहाँ पर भी क्या हो रहा है हम देखते हैं। ठीक, जैसे ही मैंने मिक्स किया एकदम से येलो कलर जो है वो जब दोनों मिक्स, चाहे किसी को किसी में डाल दो, एकदम से देखेंगे येलो कलर का प्रेसिपिटेट टाइप का। प्रेसिपिटेट मतलब नीचे नहीं बैठ रहा है, वो ऊपर से उठ के आ रहा है, जैसे दूध में मलाई ऊपर आ जाती है, ठीक, मलाई ऊपर आ जाती है, वैसे ही ये येलो येलो कलर का कोई चीज़ ऊपर आ जा रही है। उसको हम पीपीटी लिखा हुआ है यहाँ। ये पीपीटी का मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है। पीपीटी का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट। तो ये हम ऑब्जर्व करें, ये क्या हुआ भाई यार, एक था ये एकदम कलरलेस टाइप का, यूँ पानी के अंदर कोई चीज़ घुली हुई, दूसरी पानी के अंदर चीज़ घुली हुई, इन दोनों को मिलाया कुछ येलो येलो कलर का क्या बनने लगा, क्या हुआ। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है इन दोनों के बीच। किन दोनों के बीच, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच। तो उसी को आइए केमिकल रिएक्शन क्या है हम ज़रा लिखें, लिख के बताएं कि ये देखिए ये था लेड नाइट्रेट। अब इन सब की मीनिंग क्या है सब आप खुद भी लिखना सीखेंगे फॉर्मूला आज ही की क्लास में, घबराएं नहीं, अभी देखें। तो ये था एक लेड नाइट्रेट, एक रिएक्टेंट था, इसमें हमने KI डाला, ठीक, पोटेशियम आयोडाइड डाला, उसके 2 मॉलिक्यूल डाले क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करना है इसलिए, ठीक। यहाँ पर क्या बना, PbI2, इसी का येलो कलर है, इसी का येलो कलर है। PbI2 ही वो है जिसका कलर येलो कलर का है, और वो सॉलिड है, वो प्रेसिपिटेट है, पानी में घुल नहीं रहा, वो ऊपर रह रहा है, साथ में KNO3 बन रहा है, ये 2 टाइम्स KNO3। तो PbI2 हैज़, PbI2 सॉलिड, इट हैज़ येलो कलर। उसी का कलर क्या होता है, येलो, येलो कलर। PbI2 येलो कलर का होता है। जो यहाँ येलो प्रेसिपिटेट बना है वो आपसे स्कूल में, या फिर स्कूल में नहीं पूछें, NTSC एग्जाम में पूछ लेंगे कि इसकी इक्वेशन लिखिए, प्रेसिपिटेट येलो कलर किसका होता है, तो लेड आयोडाइड का, PbI2 का। थर्ड एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी, ये भी एनसीईआरटी की 1.3 एक्टिविटी है कि जिंक और एसिड के बीच में रिएक्शन। कि देखिए पानी के अंदर जो है वो मैंने जिंक मेटल है उसके ग्रैन्यूल्स डाले, ठीक, पानी के अंदर ये हमने जिंक डाला है, और ये इस टाइप से कोनिकल फ्लास्क है, ऊपर से मैं टप 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 यूँ नीचे करके ऐसे HCl ड्रॉप करा रहा हूँ, ठीक। HCl यानी एक फ्लास्क है, उसके अंदर पानी है, पानी के अंदर जिंक डाला, जिंक, या फिर पहले HCl डाल लिया बाद में जिंक डाला, या जिंक डाल के
फॉर एनी HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप सोल्यूशन से हमने डाला। तो यही देखिए लिखा हुआ है कि पुट फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन द फ्लास्क, और उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, अभी हम पहला केस ही लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें इसके अंदर। ठीक, हमको ये देखने को मिलेगा, यू विल ऑब्जर्व दैट बबल्स अपीयर अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, दीज आर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक, when we touch the flask we observe that the flask becomes warm, indicating that some reaction has been produced during the some heat has been produced during the reaction। तो यही हुआ कि हमने जिंक जो था, हमने HCl aqueous ऊपर से टप 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 आया, तो एक तो उसने ZnCl2 बना लिया और एक हाइड्रोजन गैस यूं करके गैस निकली यहाँ पर, तो वो गैस भी पूरी यहाँ से यूं निकल के यूं बाहर गई है, गैस बाहर निकल के गई है, और कोई गैस था नहीं, मगर अब गैस टू गैस बनी है, वो बाहर चली गई है, उसी के लिए ये एरो है। तो ये हम बार बार दिखाना चाह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन जब भी होगा उसमें कोई ना कोई नई चीज़ बनेगी, नई प्रॉपर्टीज़ के साथ में। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि एक नया कंपाउंड बनेगा रिकॉम्बिनेशन ऑफ एटम के साथ में, जिसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी, नई होंगी। ये एकदम तय बात है, ये लिखने वाली बात है। ये तीनों एक्टिविटीज़ के रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। दे कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, पहली वाली, दूसरी वाली। ठीक, ये वाली इक्वेशन आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, ये वाली इक्वेशन आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, ये वाली इक्वेशन आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ठीक, ये तीनों हमारी एक्टिविटीज़ की इक्वेशन है। तो यानी ये एक बेसिक सी बात है कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होते हैं जिनमें नए सब्सटेंस बनते हैं नई प्रॉपर्टीज़ के साथ में। अब जो केमिकल रिएक्शन है, आइए कुछ हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि ये सारी बातें किसी केमिकल रिएक्शन में पाई जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें हर केमिकल रिएक्शन में हुई कि 1 2 3 4 5 6 ये प्रॉपर्टीज़ हुई, हर रिएक्शन में 6 प्रॉपर्टीज़ हो, नहीं, ऐसा नहीं है। बट इन्हीं में से कई सारी बातें कई सारे केमिकल रिएक्शन में पाई जाती हैं और ज़्यादातर में पाई जाती हैं। भले ही हर बात ना हो, बट ज़्यादातर में पाई जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है, अक्सर, हमेशा तो नहीं बट अक्सर, फिज़िकल स्टेट बदल जाती है। यानी रिएक्टेंट जब रहते हैं जो वो फिज़िकल स्टेट में, वो बदल जाती है जब प्रोडक्ट फिज़िकल स्टेट में जा रहे हैं। ठीक, बट फिजिकल चेंज होने का मतलब ये नहीं है केमिकल रिएक्शन हुआ ही है। इफ देयर कैन बी अ स्टेट चेंज जहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, बट कई सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जहाँ स्टेट में बदल भी जाता है। जैसे मोम है, जब हम उसको कैंडल में, मोमबत्ती में जलाते हैं तो वो फिर वाटर वेपर बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है जो कि गैस है। तो आपके फिजिकल स्टेट में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज। ठीक, अभी देखा था हमने कि लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, देवर कलरलेस, बट येलो कलर बन गया था आपके पोटेशियम आयोडाइड के बनने की वजह से। अकील में वगैरह में रस्टिंग होना, जंग लगना, ठीक, वो भी देखिए कि रस्टिंग जो है वो ब्राउन कलर की होती है, जबकि जो लोहे की कील है वो ब्लैक कलर की होती है, कलर बदल जाता है रस्टिंग में। प्रेसिपिटेट बनना, ठीक, सम केमिकल रिएक्शन आर अकम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब प्रेसिपिटेट बन रहा है तो नेचुरल सी बात है कोई ऐसी चीज़ बन रही है जो पानी में नहीं घुलना चाह रही है, यानी कोई नई चीज़ बन रही है, और नई चीज़ बन रही है तो डेफिनेटली दिस इज़ अ केमिकल चेंज। कई बार गैस इवॉल्व होती है, जैसे अभी हमने देखा था हाइड्रोजन गैस यहाँ इवॉल्व हुई, मैंने ऊपर का साइन लगाया, इधर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। अभी सब याद रखने की टेक्निक भी बताएंगे, ये सब रिएक्शन क्या है। हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई, और हाइड्रोजन गैस जब रिलीज़ हुई तो डेफिनेटली आपके कोई नई चीज़ बनी। टेम्परेचर में चेंज, दे आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर चेंज। देखिए कई बार केमिकल रिएक्शन होते हैं तो हीट एकदम से वो आप रिलीज़ होती है, वो हीट टेम्परेचर बढ़ा देती है। कई बार ऐसे रिएक्शन होते हैं कि जो है वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और जब हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो वो टेम्परेचर को फिर घटाना पड़ता है, क्योंकि उस हीट एब्जॉर्ब कर ली, भाई आप मुझसे कोई हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो मेरा टेम्परेचर कम हो जाएगा,
तो उसी के बेसिस पे हमारे दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, जिनके बारे में अभी हम चैप्टर के आगे के हिस्से में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो दे आर अकम्पनीड बाई चेंज इन टेम्परेचर। जैसे जब पानी के अंदर हम क्विक लाइम चूना डालते हैं तो फिर स्लेक्ड लाइम बन जाता है, बट काफ़ी हीट रिलीज होती है, लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट। कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जहाँ टेम्परेचर घट जाता है रिएक्शन मिक्सचर का, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अमोनियम क्लोराइड के साथ में अगर हम बीकर में डालेंगे प्रोडक्ट तो वही बनेगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा और आपके जो बीकर है वो ठंडा हो जाएगा। बीकर क्यों ठंडा हो जाएगा कि टेम्परेचर जब डिक्रीज़ होगा, जहाँ कोई चीज़ भरी हुई है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो वो इससे नेचुरल सी बात है हीट मांगेगा, तो ये जो इसकी वॉल्स हैं वो ठंडी हो जाएंगी। अब ये रिएक्शन दे रखे हैं तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, मगर जिनको आप अपनी कॉपी में भी लिख लें, मगर ध्यान रखें कि कुछ ऐसा नहीं है कि हर किसी में सारी प्रॉपर्टीज़ होनी है, बट हाँ ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस में होती हैं, बट ज़रूरी नहीं कि फिजिकल स्टेट चेंज हो ही हो, ज़रूरी नहीं है कि कलर में चेंज हो ही हो। भाई एक चीज़ ना रिएक्टेंट का कलर है ना प्रोडक्ट का कलर है तो कलरलेस रहेगी। प्रेसिपिटेट हाँ जहाँ बन रहा है वहाँ बन जाता है, गैस भी इवॉल्व हुई भी है, ठीक। और डेल्टा एच आपके एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में हमारा बाद में डिस्कशन होगा। अब ये तो देखिए केमिकल रिएक्शन हो गया। अब हम देखते हैं व्हाट डू मीन बाय केमिकल इक्वेशन। देखिए कई बार जो अभी हमने रिएक्शन लिखा था उसको वर्ड्स में अगर हम पुट करें तो दैट इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है कि मतलब अपनी इक्वेशन ही हमने वर्ड्स में लिख दी कि लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं और लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट ये प्रोडक्ट है, ये बना रहे हैं। बट लिखने में टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, उतना इंफॉर्मेटिव भी नहीं है। तो जो ये हमारी जो वर्ड इक्वेशन है, ठीक, राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, वर्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर लेड नाइट्रेट लिया, पोटेशियम आयोडाइड लिया, लेड आयोडाइड लिया, पोटेशियम नाइट्रेट लिया। यहीं पर देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफाइन हो रहे हैं कि सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, ठीक, आर रिएक्टेंट, द सब्सटेंस विच the substances formed during the reaction are products। तो जो रिएक्टेंट साइड पर हैं ये लोग, ये दोनों क्या है देखिए लिखा हुआ भी है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यहाँ पर दे हैव रिटन इट, ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट। सिमिलरली ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द अबव इक्वेशन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, द सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। कुछ और बातें यहाँ पे कि जो वर्ड इक्वेशन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का चेंज दिखाती है, वो चेंज चाहे वाले इस वाले एरो से दिखाएं चाहे इक्वल टू के साइन से दिखाएं, ज़्यादातर लोग यही फॉलो करते हैं, एरो के थ्रू ही चेंजेस आते हैं। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, हर रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, हर प्रोडक्ट के बीच में लेफ्ट हैंड साइड आपके हर प्रोडक्ट के राइट हैंड साइड पे प्लस का साइन वे भी बनवाते हैं, ठीक। एरो जो है वो क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट हो रहा होगा, जो कि रिएक्शन का डायरेक्शन बताएगा। प्रोडक्ट मतलब कि जैसे ये ए है तो ए बन रहा है बी पे, एरो जो पॉइंट हुआ है वो बी पे पॉइंट हुआ है, यानी प्रोडक्ट पे पॉइंट हुआ है, ताकि पता चलेगा भी ए से किसको बनाना है। जो सबसे कन्वीनियंट फॉर्म है वो है आपके सिंबॉलिक इक्वेशन, जिसमें सबसे शॉर्ट में काम होगा वो है सिंबॉलिक इक्वेशन। कि जैसे हम लिख रहे थे मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये मिलके MgO बना लेंगे, तो यहाँ पर आप मैग्नीशियम को Mg लिख देंगे, ऑक्सीजन को O2 लिख देंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख देंगे, और उसके बाद में ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। तो सबसे कन्वीनियंट वे यही है हमारा सिंबॉलिक इक्वेशन। तो अब ये देखिए ये आ गई इधर डेफिनेशन भी, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical change in terms of symbols and formulae of substance involved in it।
तो व्हाट इज़ द सिंबॉलिक इक्वेशन की एक शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन है केमिकल चेंज की, जो भी चीज़ उसमें इन्वॉल्व है। अब ये देखिए हमने पे ये लिखा हुआ ही था पहले कि PbNO3, PbNO3 क्या है, लेड नाइट्रेट, Ki पोटेशियम आयोडाइड, ये आपके जो है मिल के प्रोडक्ट बनाएंगे लेड आयोडाइड, यही हमारा येलो कलर का है, और KNO3। तो ये जो है वो क्या कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलेज जो है हमने रिप्रेजेंट कर दिया, काम जल्दी होने लगा। जिंक HCl के साथ में रिएक्ट करके ZnCl2 और H2 ये बना रहा है। बैलेंस वो तो एक करना एक बात की चीज़ है, मगर ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हमारे सिंबल्स हैं, उनके जो है वो आप किस किस के सिंबल्स हैं वो सब पता होना चाहिए। ये लिस्ट है आपके, ये वाली भी लिस्ट है। अब अगर नहीं पता है तो फिर जो है वो ख़राब रहेगा कि इसका क्या सिंबल है, इसका क्या सिंबल है, आप पूछेंगे। धीरे धीरे बड़ी क्लास में आने के लिए ये सब याद रखना सीखें, ठीक। कुछ मोनो एटॉमिक यानी एक ही एटम वाले आयन्स हैं, +1 चार्ज वाले हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, क्यूप्रस, मर्क्यूरस, सिल्वर, ठीक। +2 चार्ज वाले कॉपर +2, बेरियम +2, कैल्शियम +2, मरकरी +2, कोबाल्ट +2, निकल +2, आयरन +2, मैग्नीशियम +2, हाँ बहुत सारे। +3 चार्ज वाले Al+3, Fe+3, Cr+3, Br+3 आपके। अब +4 चार्ज वाले +4, ये लेड हैं +4 में। कुछ यहाँ पर हम निगेटिवली चार्ज मोनोएटॉमिक आयन देखते हैं, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड। डबली नेगेटिव चार्ज सल्फेट और फिर ऑक्साइड। ट्रिपली नेगेटिव चार्ज फॉस्फाइड, नाइट्राइड। पॉली एटॉमिक आयंस को अगर देखें, यानी जिनमें एक से ज़्यादा एटम्स रहते हैं, तो NH4+, इसको हम कलेक्टिवली एक ही मानेंगे, इसका नाम क्या है, अमोनिया, ठीक। -1 चार्ज वाले OH-, HCO3-, NO3-, CH3CO-, इन पे सब पे -1 चार्ज है, बाकी सब पे -2 का चार्ज है, बाकी सब पे -3 का चार्ज है। तो ये आपके हमारे कॉमन पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं, इन सब के नाम याद होने चाहिए। तब मैं आपसे कहूँ मैग्नीशियम नाइट्राइड, आपको यही नहीं पता कि नाइट्राइड है क्या, मैग्नीशियम है क्या, तो आप फार्मूला ही नहीं लिख पाएंगे। अब यहीं से हम देखते हैं कि इन दोनों अनजान कंपाउंड्स को लेके फॉर्मूला कैसे बनाएं। जैसे हमको क्वेश्चन दिया गया कि बेरियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखिए, तो मुझे पता होना चाहिए कि बेरियम क्या होता है, बेरियम +2। मुझे पता है कि नाइट्रेट क्या होता है, NO3-। नाइट्रेट को हम ऐसे करके लिख देते हैं ब्रैकेट में, NO3-। अब जब जो है वो इसको चाहे या है, आप लॉजिक से सोचिए कि बेरियम +2 है तो उसको नेगेटिव चार्ज भी -2 चाहिए होगा, और NO3 के पास तो -1 ही है नेगेटिव चार्ज, तो एक और NO3 लेकर आए, तो वो लॉजिक से हो जाएगा कि भाई ये रहेगा BaNO3 होल ट्वाइस, ऐसे रहेगा। अगर लॉजिक से नहीं करना है, नॉर्मल जो मेथडोलॉजी बताइए उससे करना है, तो वो ये है, ठीक, कि Ba+2 NO3-, तो वो फिर मेथडोलॉजी रहती है क्रॉस कनेक्शन के, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, BaNO3 होल ट्वाइस, BaNO3 होल ट्वाइस। वो जो क्रॉस कनेक्शन होता है कि यहाँ पे अच्छा +2 का चार्ज है तो ये 2 इधर आएगा, यहाँ -1 का चार्ज है तो यहाँ 1 इधर आएगा, तो BaNO3 होल ट्वाइस। ऐसा ही आपके ये बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए एक बार, इन सब के नाम लिख के खुद से देखिए, नहीं हो तो फिर इधर जो है वो आपके मतलब नाम है फॉर्मूले लिख के देखिए, नहीं हो तो फिर आप करेंगे ही, बट कोशिश ज़रूर करिएगा। पहले यहीं पे देख के करिएगा, बाद में इधर के आंसर देखिएगा, तो उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए इक्वेशन हो गई, तो फिर अब दूसरी चीज आती है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस का मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज के जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड पर हैं उतने ही एटम्स जो है वो प्रोडक्ट साइड पर रहें, वो उसको हम बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। यानी कि अगर जैसे ये हो रहा था A+2B,
ठीक, गिविंग मी C प्लस डी, A प्लस 2B गिविंग मी C प्लस डी। तो यहाँ पर अगर जैसे B है, B की मान लीजिए के पास में कुछ अमाउंट है, तो यहाँ पे तो देखिए बैलेंसिंग थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट पड़ेगी, अभी आप लोग मतलब छोटे हैं, मैं एक्चुअल चीज़ ही के टर्म्स में समझा रहा हूँ कि जैसे कुछ मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि H2 प्लस O2 गिविंग मी H2, तो बैलेंस्ड इक्वेशन में जितने हाइड्रोजन इधर होंगे उतने ही हाइड्रोजन इधर होंगे, जितने ऑक्सीजन इधर होंगे उतने ही ऑक्सीजन इधर होंगे, तब वो कहलाएगी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये भी हमारी एक्चुअली में नोटबुक में लिखने वाली चीज़ है कि व्हाट डू मीन बाय बैलेंस्ड इक्वेशन, इक्वेशन विच हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, हर स्पीशीज़ के एटम जितने रिएक्टेंट साइड में उतने ही प्रोडक्ट साइड में हैं, तो उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और जो बैलेंस नहीं है ऑब्वियसली उसको अनबैलेंस्ड बोलते हैं या स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। आइदर यू कॉल इट अनबैलेंस्ड और यू कॉल इट स्केलेटल इक्वेशन। ठीक, अब देखिए कुछ बैलेंसिंग के एग्जाम्पल दिए हुए H2O2 H2O और 2H2 और O2 2 टाइम्स H2O, ये बैलेंस्ड है। FeCl2 FeCl3 अनबैलेंस्ड, Fe प्लस Cl2 FeCl3 बैलेंस्ड। ठीक, तो Na प्लस H2O NaOH H2O बैलेंस्ड, 2Na प्लस 2H2O 2Na प्लस H2 बैलेंस्ड। तो इस टाइप से हमारी इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन का बहुत फ़ायदा होता है। बैलेंस्ड इक्वेशन सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स ही जो है वो आपके बैलेंस नहीं करती है, वो मास को भी बैलेंस करती है। ये देखिए जैसे दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, हम कैसे देखेंगे, इधर भी हाइड्रोजन के कितने एटम, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने एटम, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने एटम, ठीक, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के कितने एटम, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के कितने एटम। तो वही चीज़ जो है वो क्या कहते हैं कि बैलेंसिंग कहलाती है। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, एटम तो डिस्ट्रॉय हो नहीं रहा, जितने रिएक्टेंट में रहेंगे रिकम्बाइन करके कोई दूसरा कंपाउंड बना लेंगे, बट नंबर ऑफ एटम्स उतने ही रहेंगे और जो है वो कंजर्व रहेगा, मास कंजर्व रहेगा। टू H2 का मतलब है 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है आपके, और फिर प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, तो बिल्कुल है 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। O2 का मतलब है 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो प्रोडक्ट में भी 2 होने चाहिए। अब 2 हाइड्रोजन एटम का मास 4 AMU होगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास 32 AMU होगा, तो रिएक्टेंट में टोटल मास 36 AMU है। तो प्रोडक्ट में भी होंगे, वाटर का मास 18 AMU होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, 2 18 36, तो प्रोडक्ट में भी 36 AMU होगा। तो केमिकल इक्वेशन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गई है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गई है, ये माइंड में रखेंगे। केमिकल इक्वेशन जो है वो मास को भी बैलेंस करती है, मास बैलेंस भी करती है, मास बैलेंस भी करती है। अब हम कैसे करें यार, ये तो ठीक है भैया, हमने यहाँ कुछ बोल वचन आपके सोते गाते बता दिया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसको कहते हैं। आप कैसे करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? The balancing of chemical equation means to equalize number of atoms of each element on both side of equation। एक balanced equation से जितना आयरन इधर है उतना आयरन इधर होना चाहिए, जितना हाइड्रोजन इधर है उतना हाइड्रोजन इधर होना चाहिए। अब इसके लिए मेथडोलॉजी क्या है? मेथडोलॉजी ये है कि कोई मेथडोलॉजी नहीं है। What? जी हाँ, मेथडोलॉजी ये है कि कोई मेथडोलॉजी नहीं है। द मेथडोलॉजी इज हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यानी कर कर के सीखो। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या? कर कर के, ट्रायल ले ले के सीखिए, लर्निंग बाय डूइंग। तो अब उसको ऐसे किया जाता है कि एक, मगर तब भी थोड़ा, क्योंकि क्लास 10th में अभी धीरे धीरे हम चीज़ें सीख ही रहे हैं, तो एक टेम्पलेट बना के देते हैं लोगों को, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे आयरन है, रिएक्टेंट साइड या लेफ्ट हैंड साइड में उसके कितने आइटम है? 1, ठीक, और प्रोडक्ट साइड में जो है वो क्या कहते हैं कि उसके 3 एटम है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं। ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 1 है और रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 4 एटम है। तो अब क्या करें भाई, क्या करें? ये देखिए यहाँ कितने आयरन है? 3। यहाँ पे तो 1 ही है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सबसे पहले, मल्टीप्लाइड बाई 3। अच्छा भाई ये हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 4। और यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 1।
ठीक, तो क्या किया मैंने, 3 तो ये इधर है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 आयरन 3 आयरन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, और 4 टू ज़ा 8 हाइड्रोजन इधर है। इधर कितने हाइड्रोजन है, 2। तो भाई 2 को 8 बनाना है तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। तो हमारी फाइनल इक्वेशन ये बड़ी अच्छी सी निकल कर आ जाएगी, 3Fe 4H2O Fe3O4 4 टाइम्स H2। और है, देखिए और कर सकते हैं। अब वो फाइनल चेकिंग भी करनी रहती है कि देखिए 3 आयरन इधर 3 आयरन इधर, 8 हाइड्रोजन इधर 8 हाइड्रोजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर 4 ऑक्सीजन इधर। अब ये देखिए, ये आप, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा। इसकी बैलेंसिंग आप करने की कोशिश करिए, इसकी बैलेंसिंग आप करने की कोशिश करिए। ठीक, एक की मैं, चलिए इसकी बैलेंसिंग मैं करके दिखाता हूँ, एक टफ की, क्योंकि फिर और होमवर्क के मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखिए 3 मैग्नीशियम, इसको बैलेंस करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप तो ऐसे टेबल बना के करेंगे अगर उसके एग्ज़ाम वगैरह में आ रहा है, और नहीं तो हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे 3 मैग्नीशियम है, इधर तो एक ही मैग्नीशियम है तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 नाइट्रोजन है, इधर तो एक ही नाइट्रोजन है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा भाई, मैग्नीशियम हो गया और नाइट्रोजन हो गया बैलेंस, बहुत अच्छी बात है। अब हम हाइड्रोजन पर आते हैं और ऑक्सीजन पे। प्रोडक्ट साइड में देखें तो 3OH होल ट्वाइस यानी 3 टू 6, तो 6 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन, और फिर से 6 हाइड्रोजन, और इधर 3 टू 6 हाइड्रोजन इधर भी है। तो हमारे पास में 6 ऑक्सीजन है और 12 हाइड्रोजन है। तो 6 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन है, और इधर भी बैलेंस करना है तो इधर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 टू 12 हाइड्रोजन और 6 1 6 ऑक्सीजन। केमिकल इक्वेशन जब भी बैलेंस होकर आएगी उसे बड़ी आसानी से चेक किया जा सकता है। ये देखिए 3 मैग्नीशियम इधर 3 मैग्नीशियम इधर, 2 नाइट्रोजन इधर 2 नाइट्रोजन इधर, 12 हाइड्रोजन इधर, तो 6 और 6 आपके 12 हाइड्रोजन इधर, 6 ऑक्सीजन इधर 6 ऑक्सीजन इधर। तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन ये रहा, करिए। ये रहा हमारा होमवर्क क्वेश्चन, करिए। फिर ये एक बहुत ही अच्छा सवाल, अगर ये आपने कर लिए, ये आपने 4 पार्ट कर लिए तो बहुत बढ़िया तैयार होगा। यहाँ पर कि पहले तो देखिए मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसको आपको सिंबॉलिक टर्म में लिखना है। जैसे फर्स्ट वाला है, मैं करके बताऊँ। जिंक रिएक्ट्स विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl टू प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब जिंक क्लोराइड क्या रहेगा, वो ये देखिए, ये हमारा जिंक है, इसके साथ एक्वस HCl रिएक्ट कर रहा है, ये क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस H2 गैस। तो ये अब जैसे हमारी इक्वेशन आई हुई है, इसको ये तो पहले तो इक्वेशन लिखी, अब इसको बैलेंस करिए। ऐसे भी दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, जितना जहाँ तक हो पाए करिए, कोशिश कीजिए करने की। तो ये हमारा एक आज का लेक्चर रहा। अगला लेक्चर भी हम बहुत जल्दी अपना लेकर आएंगे, उसमें हम एसेंशियल्स ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये लेक्चर आपको कैसा लगा? क्लास 10th की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी और पूरे क्लास 10th की हम इसमें कवरेज देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF आपकी, ये तो क्लीन फाइल, आप सेम PDF जिसमें मैंने लेक्चर लिया है यहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और लेक्चर की जैसे ये हम एक एवरेज बना रहे हैं अराउंड 40 मिनट्स का लेक्चर। इससे लंबी ड्यूरेशन का लेक्चर चाहिए, इससे कम ड्यूरेशन का लेक्चर चाहिए, या इतनी ड्यूरेशन ऑप्टिमम है, ये सब आप बताएंगे, क्योंकि बेस्ड ऑन द स्टूडेंट फीडबैक कुछ डिसीजन हम उसके बेसिस पे भी लेंगे कि आप लोगों को कैसा फ़ायदा हो रहा है। तो विद दिस नोट हम यहाँ पर ये लेक्चर अपना एंड करते हैं। विल मीट अगेन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट इन अनदर क्लास।